Let us see our next question. WX Limited has a machinery which has been in operation for 3 years. So company is already working on a machinery for last 3 years. It has remaining estimated useful life of 8 years with no salvage value in the end. It means that the total useful life is 11 years, out of which 3 years have already been expired. Its current market value is ₹2 lakhs. अगर उसको आज बेचेंगे ना तो हमको 2 लाख रुपए मिलेंगे. The company is considering a proposal to buy a new model of the machinery to replace the existing machinery. तो कंपनी ऐसा सोच रहा है कि ये मशीनरी को बेच के हम लोग नया मशीनरी खरीदते हैं. The relevant information is as under. Existing machinery उसको मैं A नाम देता हूँ, नया मशीनरी उसको मैं B नाम देता हूँ. परचेज प्राइस, एग्जिस्टिंग मशीनरी का जो भी परचेज प्राइस था वो हमने 3 साल के पहले ऑलरेडी पे कर चुके होंगे. नए मशीनरी का परचेज प्राइस है 10 लाख. लाइफ यहाँ पे 11 साल, यहाँ पे 8 साल. ये 11 साल का बाइफर्केशन हमको पता है. 3 साल हो चुके हैं, 8 साल बाकी है. सैलवेज वैल्यू 0 और यहाँ पे 40,000. आउटपुट 30,000 और यहाँ पे 75,000. पर यूनिट का सेलिंग प्राइस दे रखा है 15 रुपए. एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स दे रखा है 3,000. मटेरियल का कॉस्ट दे रखा है पर यूनिट 4 रुपए. लेबर कॉस्ट पर आवर दे रखा है 40 रुपए और 70 रुपए. इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट दे रखा है 50 रुपए और 50,000 और 65,000. Company follows S&M, straight line method of depreciation. Corporate tax rate is 30% and WX Limited does not make any investment if it yields less than 12%. Present value annuity of ₹1 at 12% rate of discount for 8 years is 4.968. यानी end of year 1 to end of year 8 जो भी present value factor है उन सब का summation है 4.968. Present value of ₹1 at 12% rate of discount received at the end of the 8th year is 40.40 paise. Highlight the portion, ignore capital gain tax. Normal tax को नहीं, capital gain tax को ignore कीजिए. Advise the company whether the existing machinery should be replaced or not. तो आपको advice देना है कि क्या existing machinery को replace किया जाए या नहीं किया जाए. That is the question. Everybody is requested to go through the question please. फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. So let us have understanding over here. ये basically जो question है, we understand that this is a question about the replacement of machinery. So ये जो question है ये हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. वन इज गिवन अ नेम एज होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों मशीनरीज का सेपरेट एनपीवी का कैलकुलेशन कर सकते हैं. द फर्स्ट इज होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. जिसमें हम लोग दोनों मशीनरीज का सेपरेट एनपीवी का कैलकुलेशन कर सकते हैं. जिसमें क्या होगा, एग्जिस्टिंग मशीनरी का एनपीवी और नए मशीनरी का एनपीवी, दोनों में से जो हायर पॉजिटिव है उसको सिलेक्ट किया जाएगा. दिस इज व्हाट से ए ऑप्शन, दिस इज व्हाट द बी ऑप्शन. एट द सेम टाइम बैलेंस लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी और लाइफ ऑफ न्यू मशीनरी सेम है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अडॉप्ट द इंक्रीमेंटल अप्रोच. एज फार एज इंक्रीमेंटल अप्रोच इज कंसर्न, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें किया जाएगा b/a.
यानी नए मशीनरी को एग्जिस्टिंग मशीनरी के साथ हम लोग कंपेयर करके वी कैन अडॉप्ट द इंक्रीमेंटल अप्रोच, और उससे भी हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। इंक्रीमेंटल अप्रोच का आंसर पॉजिटिव है तो हम लोग बोलेंगे दैट से हमको नया मशीनरी खरीदना चाहिए, और अगर इंक्रीमेंटल अप्रोच का आंसर नेगेटिव है तो हम लोग बोलेंगे भी नया मशीनरी खरीदना नहीं चाहिए, जो चल रहा है उसको चलने दो। ऐसा करके हम लोग दो मेथड से आंसर कर सकते हैं। सो राइट एन आंसर ऑफ द क्वेश्चन, हेडिंग राइट डाउन, नोट, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन दिस क्वेश्चन we have to decide whether to continue with existing machinery or to replace existing machinery with new machinery. Full stop. Second point, balanced life of existing machinery and life of new machinery are same. Full stop. So we can adopt incremental approach for decision making. Full stop. With paragraph write down. Apart from that, we can also adopt whole project point of view for decision making. Full stop. In that, NPV will be found for both options separately. Full stop. In that case, option having higher positive NPV would be selected. Full stop. With paragraph write down. This question is of mutually exclusive options.
full stop. Heading right down, method number 1. Whole project point of view. In that write down, option number 1, continue with existing machinery. Full stop. Try to do step number 1 to step number 3 on your own. फिर मैं करके देता हूं. चलो राइट आंसर. स्टेप नंबर 1 इन्वेस्टमेंट आएगा. वी अंडरस्टैंड दैट से अगर हम लोग एग्जिस्टिंग मशीनरी से कंटिन्यू कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट जीरो. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मशीनरी तो लगा हुआ है. सो वी डोंट हैव टू इन्वेस्ट. स्टेप नंबर 2 डिप्रीशिएशन. डिप्रीशिएशन कैसे आएगा फ्रेंड्स? इट इज कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. क्योंकि उसका स्क्रैप वैल्यू क्या है? उसका स्क्रैप वैल्यू जीरो है. यू कैन सी दैट से विथ नो सैल्वेज वैल्यू दे रखा है क्लियरली. सो इट इज 3,30,000 divided by 11 years. That comes to 30,000 rupees per year. ऐसा करके डिप्रीशिएशन कैलकुलेट किया जाएगा से फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 8 है ना. क्योंकि ऑलरेडी 3 साल तो हो चुका है. तो नेक्स्ट 8 इयर्स के लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से बेसिकली हमको ऐसा दे रखा है कि ओवरऑल उसका लाइफ 11 साल है. However, we are standing at this point of time जिसमें ऑलरेडी 3 साल खत्म हो चुका है. This is the point at which 3 years have already been expired, 8 years is remaining, and this is year 0 over here, the point at which we are standing. If at all we continue with existing machinery for the remaining 8 years, then in that case हम लोग depreciation claim कर पाएंगे 30,000 रुपए पर ईयर का. स्टेप नंबर 3, टर्मिनल कैश फ्लो. क्या आएगा? जीरो. क्यों? क्योंकि स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी तो है नहीं. दूसरा वर्किंग कैपिटल का भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस वजह से. चलो 4th स्टेप और 5th स्टेप आप अपने आप कीजिए, फिर मैं करके देता हूं. सो स्टेप नंबर 4, रिकरिंग कैश फ्लो. फ्रेंड्स रिकरिंग कैश फ्लो में अगेन लाइक 8 साल का कुछ बनाने का जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि एनुअली वी कैन सी दैट द वैल्यूज आर सेम. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? आउटपुट इनटू सेलिंग प्राइस. तो क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा. आउटपुट इनटू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. क्या आ जाएगा? मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा. एंड सो ऑन वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द आंसर. So please take down the answer. So over here I am doing it only for the first year. सबसे पहले सेल्स 30,000 नंबर ऑफ यूनिट्स और सेलिंग प्राइस दे रखा है हमको 15 रुपए. So over here 30,000 into 15 यानी कितना होगा? 4.5 लाख. नेक्स्ट क्या करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल. अगेन 30,000 नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 4 यानी क्या होगा? 1,20,000. डायरेक्ट वेजेस 3,000 नंबर ऑफ आवर्स इंटू कितना है? 40 रुपीज पर आवर. क्योंकि डायरेक्ट लेबर का जो खर्चा है उसको पर आवर दे रखा है. And we are going to work for 3,000 number of hours. So in that case it comes to again 1,20,000.
फिर हमको दे रखा है इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट 50,000 रुपए, depreciation amount of depreciation is 30,000. ये सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू में से डिडक्ट किए जाएंगे तो क्या मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस. सो प्लीज यूज योर कैलकुलेटर. 4,50,000 माइनस 1,20,000 माइनस अगेन 1,20,000 माइनस 50 माइनस 30 तो प्रॉफिट आ रहा है 1,30,000 का फ्रेंड्स. इनकम टैक्स का रेट है सिर्फ और सिर्फ 30%. Yes, corporate tax is provided to us as 30%. So profit after taxes कितना आ जाएगा 70%. That comes to 91,000. उसमें क्या किया जाएगा डेप्रीशिएशन ऐड बैक किया जाएगा. That is a non-cash item 30,000 rupees. So 91 plus 30 that comes to cash flow 1,21,000. This is the way so the cash flow will be calculated if at all we continue with the existing machinery. स्टेप नंबर 5 में सिंपल है, इसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करके एनपीवी आ जाएगा. कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है. वी अंडरस्टैंड इट से कोई भी टर्मिनल कैश फ्लो भी नहीं है. सो स्टेप नंबर 5 इज वेरी सिंपल. कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ईयर 1 to year 8 कैश फ्लो that is 1,21,000. डिस्काउंट करेंगे 12% से. सो पीवीआईएफए at 12% for 8 years यानी 1 to 8 फैक्टर्स का समेशन वो दे रखा है क्वेश्चन में हमको 4.968 और उसके ऊपर से प्रेजेंट वैल्यू 4.968. So 6,01,128 601,128. तो ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश एंड फ्लो. इन्वेस्टमेंट कितना है कुछ नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट 0 है. एनपीवी कितना होगा 601,128. ऐसा करके हमारा एनपीवी का आंसर हो जाएगा. एनपीवी इज पॉजिटिव फॉर द फर्स्ट ऑप्शन. वैसे ही हम लोग सेकेंड ऑप्शन करेंगे. फ्रेंड्स सेकेंड ऑप्शन क्या होगा. सेकेंड ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू में सेकेंड ऑप्शन replace existing machinery with new machinery. उसमें अगेन पहले 3 स्टेप आप लोग कीजिए एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. नाउ स्टेप नंबर 1 very important, everybody please pay attention properly. इन्वेस्टमेंट. हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मशीनरी उसको हमने बेच दिया और नया मशीनरी हमने खरीदा तो क्या होगा. यू हैव टू बाय न्यू मशीनरी. व्हाट इज द प्राइस एट विच यू बाय न्यू मशीनरी 10 lakhs. तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया. Because you can see that so the purchase price of the new machinery is given to us as 10 lakhs. Existing machinery को हमने बेच दिया, उसका क्या मिलेगा अपने को 2 लाख रुपए. Existing machinery को पूरे के पूरे 11 साल इस्तेमाल किया ना तो कुछ नहीं मिलेगा, पर उसको अगर 3 साल के बाद ही बेच दिया तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा. कितना 2 लाख रुपए. तो टू दैट एक्सटेंट देयर इज अ कैश इनफ्लो. तो अपना इन्वेस्टमेंट टू दैट एक्सटेंट कम हो जाएगा. So less. Sale value of existing machinery.
कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए। ओके, क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिकली ऐसा दे रखा है दैट इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स, इसलिए ऑन सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी कैपिटल गेन या लॉस का कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज उसका कैलकुलेशन भी होता। And we understand that over here investment is an amount of 8 lakhs. This is what we understand is step number 1. Step number 2 तो बहुत ही सिंपल है, depreciation. Again year 1 to year 8. कैसे किया जाएगा? Cost minus scrap value divided by number of years. Cost कितना है? 10 लाख। Scrap value कितना है? 40,000। Divided by how many years? 8 years. So 960 upon 8 कितना होगा? 1,20,000। ऐसा करके हम लोग एनुअल डिप्रिशिएशन फाइंड करेंगे 1,20,000 रुपए फॉर द न्यू मशीनरी, क्योंकि उसका तो लाइफ 8 साल ही है और उसमें स्क्रैप वैल्यू अपने को मिलने वाला है। स्टेप नंबर 3 टर्मिनल कैश फ्लो। उसमें जो यूजुअली हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते थे, कैपिटल गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो करने का जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव टू इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। वर्किंग कैपिटल का रिकवरी तो है ही नहीं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो सिर्फ क्या आएगा? सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी, दैट इज द टर्मिनल कैश फ्लो। कितना? एन अमाउंट ऑफ ₹40,000। चलो इतना लिखो। स्टेप नंबर 4 अपने आप करो और स्टेप नंबर 5 अपने आप करो। So let us see recurring cash flow. In that, again we have to prepare it only for the first year, not for more number of years. We start with the sales. This time it has been provided to us कि हम लोग 75,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बेच पाएंगे, सेलिंग प्राइस 15 का 15 ही होगा। So 75,000 into 15, 11,25,000। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अगेन 75,000 into material cost is provided to us as ₹4 per unit, that comes to ₹3 lakhs. Direct wages, उसमें number of hours again 3,000 and the rate per hour is 70, तो 2,10,000 रुपए। नेक्स्ट indirect cash cost, that is an amount of 65,000। उसके बाद depreciation, the amount of the depreciation is 1,20,000 रुपए। All expenses are deducted from revenue, so 11,25,000 minus 3 lakhs minus 2,10,000 minus 65,000 minus 1,20,000, so profit आ रहा है 4,30,000 रुपीज। उसका 70% प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, 3,01,000 रुपीज। डिप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है, इसलिए उसको ऐड बैक करेंगे। डिप्रीशिएशन 1,20,000 रुपए। कैश फ्लो 4,21,000। ऐसा करके हमारा रिकरिंग कैश फ्लो होगा। स्टेप नंबर 5 में एनपीवी,
ईयर 1 टू ईयर 7, क्यों? क्योंकि वो 8th ईयर को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, टर्मिनल कैश फ्लो मिलेगा अपने को। और 8th ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग एट द रेट ऑफ 12%, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। रिकरिंग कैश फ्लो कितना? 421 है। लास्ट ईयर क्या मिलेगा? 421 तो मिलेगा मिलेगा, उसके अलावा 40,000 रुपए मिलेंगे। सो इट इज 4,61,000। हमको 1 to 8 का फैक्टर समेशन दे रखा है 4.968, उसमें से लास्ट ईयर का फैक्टर निकाल दो तो 1 to 6 का फैक्टर आ जाएगा 4.968 माइनस 0.404, तो 4.564। उसके बाद लास्ट ईयर का फैक्टर वहां पे रख देंगे 0.404। ऐसा करके हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। 4,21,000 इंटू 4.564, so 19,21,444। 4,61,000 into 0.404, 1,86,244। So it is present value of the cash inflow 1,86,244 plus 1,921,444, so 21,07,688। उसमें से हम लोग इन्वेस्टमेंट जो हमने कैलकुलेट किया था ना वो डिडक्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना था? 8 लाख रुपए का, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? एनपीवी आ जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ द एनपीवी इज 13,07,688। ऐसा करके एनपीवी का कैलकुलेशन किया जाएगा। ये दोनों एनपीवी को कंपेयर किया जाएगा और जो ऑप्शन का एनपीवी ज्यादा है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। So final decision is like this: existing machinery and new machinery, दोनों का एनपीवी हमने फाइंड करके रखा है। न्यू का एनपीवी है 13,07,688 और एग्जिस्टिंग का एनपीवी है 6,01,128। You make a comparison and you select an option which is having say the higher positive NPV, that is new machinery. So we will write final answer like this: the company is advised to replace existing machine with न्यू मशीन। ऐसा करके हम लोग आंसर लिखेंगे ना। सेम क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच से। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। सो प्लीज राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी। मेथड नंबर 2, इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच में कैसे करेंगे? न्यू ओवर एग्जिस्टिंग, यानी कि हम लोग ये एग्जिस्टिंग मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हैं ओवर द कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीनरी। ऐसा करके इंक्रीमेंटल अप्रोच किया जाएगा। ऑलवेज वी शुड हैव प्रेफरेबली द इंक्रीमेंटल अप्रोच एज लेट अस डू ओवर नॉट डूइंग इट। सो राइट एन आंसर। In case of incremental approach, comma, we are adopting
incremental approach as replace over continuation with existing machinery. ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे. ओके, स्टेप नंबर 1, इन्वेस्टमेंट. existing machinery replace. existing machinery में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 0. रिप्लेसमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए का. कैसे है सर 8 लाख रुपए, 10 लाख माइनस 2 लाख, ऐसा करके. क्योंकि जो कॉमन दैट इज वर्किंग है उसका वापस वर्किंग नोट हम लोग नहीं बनाएंगे, दैट वी अंडरस्टैंड. Step number 2, depreciation. Again, existing machinery and new machinery ऐसा कंपैरिजन किया जाएगा. existing machinery का depreciation हमने कैलकुलेट करके रखा है. It is 30,000 rupees per year, year 1 to year 8. और नए मशीनरी का है an amount of 1,20,000 rupees. ये 3,30,000 कैसे है हमको पता है. 3,30,000 सॉरी 30,000 कैसे है, 3,30,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 11 ईयर्स. और 120 कैसे आया, 10 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स. Step number 3, terminal cash flow. Existing machinery, new machinery. यहाँ पे होगा 40,000 और यहाँ पे 40,000. ये कब मिलेगा हमको, ईयर 8 है. स्टेप नंबर 4, रिकरिंग कैश फ्लो. जैसे हमने वर्किंग किया ना वैसा का वैसा ही वर्किंग यहां पे हमको करना पड़ेगा वापस. एग्जिस्टिंग मशीनरी, न्यू मशीनरी. दिस इज 4,21,000 and this is 1,21,000. That is a way recurring cash flow. स्टेप नंबर 5, एनपीवी. और ये वाला जो स्टेप है ना वो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आगे के 4 ऑलमोस्ट सेम है. जो हमने सेपरेट किया वो यहाँ पे हमको वापस करना ही है. कैसे किया जाएगा, ईयर 1 to year 7 and 8th year. With the replacement what do you receive is 421. अदरवाइज क्या मिलता है, 121. यानी रिप्लेसमेंट से कितना ज्यादा मिलता है, रिप्लेसमेंट से आपको 3 लाख रुपए ज्यादा मिलते हैं. लास्ट ईयर में क्या होगा, ये 3 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस टर्मिनल कैश फ्लो 40,000 मिलता है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलता. तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है फ्रेंड्स, डिफरेंशियल वैल्यू लिखना है. तो डिफरेंशियल वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 3,40,000. ये जो कैश फ्लोज होगा उसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 12%. 4.968 माइनस 0.404. ऐसा करके 1 to 7 का फैक्टर आएगा. लास्ट ईयर का फैक्टर आएगा 0.404. प्रेजेंट वैल्यू. ऐसा करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो, उसमें से इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट किया जाएगा. इन्वेस्टमेंट कितना है, 8 लाख रुपए का है. कैसे आया, 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ेगा इफ वी रिप्लेस. और अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज कुछ नहीं होता
है ना। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी क्या लेना है फ्रेंड्स, हमको डिफरेंशियल वैल्यू लेना है। इन्वेस्टमेंट इफ एट ऑल वी रिप्लेस, investment if at all we would not have replaced otherwise. So 8 lakhs minus 0 is 8 lakhs. And that is the way we'll find the NPV. ऐसा करके NPV का कैलकुलेशन किया जाएगा. So over here friends, 4.968 minus 0.404. So it is 4.564 into 3 lakhs. So 13,69,200. 3,40,000 into 0.404. 137,360 plus 136,9200. So 15,06,560. माइनस 8 लाख रुपए, 706,560. ऐसा करके हमको एनपीवी का कैलकुलेशन करना है. दिस इज द वे द एनपीवी इज फाउंड. डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनपीवी होगा ना, वो एग्जैक्टली ऊपर जो हमने दो एनपीवी कैलकुलेट किया ना, उसी का डिफरेंस होगा. देखो यहाँ पे ये दोनों एनपीवी है ना, उसका डिफरेंस आप करो. 1307,688 माइनस 601128. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 706,560. And this difference is exactly what the incremental NPV that we have. This is what we understand. So 706,560. So यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन विल बी as NPV is positive, comma, the company should replace existing machinery. ऐसा करके से वी आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर. ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डाउट जो यूजुअली मुझे आता है स्टूडेंट्स का, वो कुछ ऐसा होता है कि सर सपोज कि यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा होता कि इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स, तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आता. दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन टू विच आई कम अक्रॉस. देन आई गिव रिप्लाई टू द सेम. देखो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स कि सपोज आप होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हो, उसमें फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग मशीनरी, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, डिप्रीशिएशन जो किया वही का वही रहेगा, टर्मिनल कैश फ्लो नहीं है, रिकरिंग कैश फ्लो सेम रहेगा, एनपीवी सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 2 यू रिप्लेस, उसमें क्या दैट इज करना पड़ेगा. स्टेप नंबर 1 में एक इफेक्ट आएगा, वो क्या, वो मैं आपको समझाता हूं. उसमें आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा. स्टेप नंबर 1 में वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ करंट WDV ऑफ calculation of current WDV of existing machinery. कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स? दैट इज द परचेज प्राइस an amount of rupees 10 lakhs, sorry, an amount of rupees 3,30,000 less depreciation claimed so far. उसमें से क्या करेंगे हम लोग? डेप्रीशिएशन जो सो फार क्लेम किया ना, उसको डिडक्ट करेंगे. 30,000 रुपीज का डेप्रीशिएशन 3 साल के लिए,
यानी 90,000। ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, करंट WDV का कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज 2,40,000। तो एक वर्किंग नोट बनाया जाएगा जिसमें हम लोग करंट WDV ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ existing machinery, सेल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 लाख रुपए, लेस करंट WDV कितना है, 2,40,000 जो हमने अभी कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में। सो वी आर हैविंग द कैपिटल लॉस, ₹40,000। ऐसा करके हम लोग ये 2 वर्किंग नोट बनाएंगे। उसके बाद लिसन केयरफुली, इन्वेस्टमेंट, परचेज न्यू मशीनरी कितने में, 10 लाख, लेस सेल एग्जिस्टिंग मशीनरी 2 लाख। यहां तक कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स, क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट से ये जो लॉस है ना, वी अज्यूम दैट से दिस लॉस विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर गेन, और उसकी वजह से हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा एंड वी विल गेट द एडवांटेज ऑफ द लॉस टैक्स सेविंग। सो लेस लॉस टैक्स सेविंग्स, ये 40,000, उसका 40%, यानी 16,000 रुपए का टैक्स सेविंग्स होगा। सो व्हाट विल हैपन, द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी इंस्टेड ऑफ 8 lakhs 7,84,000। ऐसा किया जाएगा। This is the way we are required to compute the amount of the investment. Giving you some more explanation. For example, मेरा कोई दूसरा गेन है, let us say an amount of rupees 1,50,000. उसके ऊपर 40% के हिसाब से I was going to pay tax of 60,000. Now ये 1,50,000 रुपए के गेन के सामने ये 40,000 रुपए का लॉस सेट ऑफ होगा और मुझे 1,10,000 रुपए के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 1,10,000 के ऊपर क्या होगा, 40%, कितना होगा, एन अमाउंट ऑफ 44,000। ये देखो मेरा टैक्स लायबिलिटी जो 60,000 होने वाला था उसकी जगह 44,000 हुआ बिकॉज ऑफ दिस लॉस। तो मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना रुपए से बच गया, 16,000 रुपए से। तो ये 16,000 रुपए से जो टैक्स लायबिलिटी बच गया ना, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है लॉस का टैक्स सेविंग, एंड अकॉर्डिंगली द इन्वेस्टमेंट विल बी 7,84,000। स्टेप नंबर 2 डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं। स्टेप नंबर 3 टर्मिनल कैश फ्लो में अगेन वी हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जो हमने नया मशीनरी खरीदा उसका बात कर रहा हूं। सेल वैल्यू, उसका सेल वैल्यू कितना है, 40,000 रुपीज। दिस इज द अमाउंट। माइनस WDV, हमने खरीदा था कितने में, 10 लाख में। डेप्रिसिएशन कितना किया, दैट इज क्लेम किया 1,20,000। कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। सो 120 into 8 कितना होगा, 9,60,000। दैट इज द डेप्रिसिएशन व्हिच हैज बीन क्लेम्ड व्हिच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम 10 lakhs। तो क्या होगा, WDV विल बी 40,000। सो कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा,
न कैपिटल गेन होगा न कैपिटल लॉस होगा। वाई? बिकॉज द सेल वैल्यू एंड WDV इज सेम। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 में टर्मिनल कैश फ्लो 40,000 रुपए का कैश इनफ्लो, कैपिटल गेन या लॉस का टैक्स इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गेन या लॉस जीरो हो जाता है। एंड अकॉर्डिंगली दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड। वो 40,000 का 40,000 ही रहेगा। एंड जस्ट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, सपोज कि ये 3 लाख रुपए होता तो क्या होगा? 3 lakhs माइनस 240, 60,000 का कैपिटल गेन, उसके ऊपर 40% के हिसाब से अपने को टैक्स पे करने का है ना, उतना टैक्स पे करने का। इफ एट ऑल देयर इज अ कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस है, देन वी मेक एन अजम्पशन कि ये जो लॉस है वो दूसरे गेन के सामने सेट ऑफ होगा और हमको टैक्स का सेविंग्स मिलेगा। Sorry, the tax rate is 30%. So this is what the reason. So this is 12,000, and this is an amount of 7,88,000. %30 के हिसाब से the amount of the tax would be 45,000, पर यहाँ पे 30% के हिसाब से 33,000, यानी क्या हुआ? 12,000 रुपए का टैक्स बच गया। Different tax rate will not make any difference, but this is the way the conceptually the effect will be. Summary of the entire answer. Method number 1, whole project point of view. उसमें फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यू विद द एक्जिस्टिंग मशीनरी, उसमें स्टेप नंबर 1 इन्वेस्टमेंट जीरो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मशीनरी लगा हुआ है तो हमको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। उसका परचेज प्राइस का पेमेंट ऑलरेडी आज से 3 साल के पहले हो चुका था। सेकेंड स्टेप डिप्रीशिएशन 30,000 रुपीज पर ईयर। थर्ड स्टेप टर्मिनल कैश फ्लो जीरो हो जाएगा। Why? Because we do not receive any scrap value of the machinery. वर्किंग कैपिटल का रिकवरी भी नहीं है। स्टेप नंबर 4 रिकरिंग कैश फ्लो, जिसका एज यूजुअल वर्किंग जो हम लोग पढ़ते हैं वैसा ही है, उसको डिस्काउंट करके एनपीवी का कैलकुलेशन किया। ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एनपीवी। क्यों? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन रिप्लेसमेंट, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप में इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग मशीनरी बेचा, उसका 2 लाख रुपए मिलेगा। नया मशीनरी खरीदा, उसका 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, यानी 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ ईयर जीरो में। सेकेंड स्टेप में डिप्रीशिएशन, दैट इज अगेन सिंपल, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो 1,20,000 रुपए हर साल का। टर्मिनल कैश फ्लो 40,000 रुपए, दैट इज एट द एंड ऑफ द 8th ईयर वी सेल द मशीनरी। कोई भी कैपिटल गेन या लॉस का कैलकुलेशन नहीं हमने किया है, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट्स इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। रिकरिंग कैश फ्लो बहुत ही सिंपल है, एज यूजुअल जो हम लोग करते हैं। फिफ्थ स्टेप में एनपीवी, 8th ईयर के कैश फ्लो को स्प्लिट कर दिया। 8th ईयर में हमको रिकरिंग कैश फ्लो के अलावा टर्मिनल कैश फ्लो भी मिलेगा, उन सबको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करके एनपीवी का कैलकुलेशन। दोनों का कंपैरिजन किया, जो ऑप्शन का हायर पॉजिटिव एनपीवी उसको सिलेक्ट किया। सेकेंड मेथड इंक्रीमेंटल अप्रोच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला जो 4 स्टेप हमने किया ना आगे वही का वही करते हैं, बट सेपरेटली करते हैं दोनों का। एग्जिस्टिंग एंड न्यू का कोई चेंज नहीं है पहले 4 स्टेप में। जो 5वां स्टेप है उसमें डिफरेंशियल वैल्यूज कैलकुलेट किया जाता है। मशीनरी को रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 421, अदरवाइज क्या मिलता है? 121। तो कितना ज्यादा मिलता है? 3 लाख रुपए। लास्ट ईयर में ये 3 लाख तो मिलते हैं, उसके अलावा 40,000 मिलते हैं। ये कैश फ्लोस को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू किया, उसमें से इन्वेस्टमेंट डेटा करके हमने एनपीवी का कैलकुलेशन किया। एनपीवी पॉजिटिव इसलिए क्या बोला? दैट से मशीनरी को रिप्लेस करना चाहिए। ये आंसर को हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, दैट से दिस इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन द अबाउट टू वैल्यूज। एग्जामिनेशन में मेरा सजेशन है कि हमको इंक्रीमेंटल अप्रोच से जाना चाहिए, उसमें टाइम कंपैरेटिवली कम लगता है और कुछ क्वेश्चंस सिर्फ इंक्रीमेंटल अप्रोच से ही हो पाएंगे। सो मेरा सजेशन सेकंड मेथड का है।
सिर्फ मैंने एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे समझाया है कि अगर हमको यहाँ पे दे रखा होता दैट इज नहीं दे रखा होता दैट से इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स, तो क्या होता, एग्जिस्टिंग मशीनरी का सबसे पहले WDV निकालो, उसको सेल करने से कैपिटल लॉस हुआ उसका कैलकुलेशन करो, और कैपिटल लॉस का टैक्स सेविंग का कैश इनफ्लो आएगा। सो टू दैट एक्सटेंट आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कम हो जाएगा। तो 2 लाख रुपए का कैश इनफ्लो इन फॉर्म ऑफ द सेल वैल्यू, 12,000 रुपए का कैश इनफ्लो इन फॉर्म ऑफ द टैक्स सेविंग। Assuming that say this is a large profit making company, हमको टैक्स सेविंग का फायदा मिलेगा। फर्दर 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट, उस हिसाब से 788 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और टर्मिनल कैश फ्लो जो होता है से इन केस ऑफ द रिप्लेसमेंट, उसमें सेल वैल्यू एंड WDV दोनों सेम है, सो देयर इज नो कैपिटल गेन और लॉस, और टर्मिनल कैश फ्लो 40,000 का 40,000 ही रहेगा।